आज की तारीख में अगर मोदी जी जय श्री राम कह दे रहे हैं, लोगों को दिक्कत होने लगी। तो लोग कहता है कि मंदिर को तोड़ के वहाँ पे हॉस्पिटल बनता तो ज़्यादा सही रहता। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, स्कूल बनता तो ज़्यादा सही रहता। तो ये कहाँ तक सही है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा किसके खून में ज़्यादा गर्मी है। उनका कहना है कि मोदी जी के पैकेट में ना ईडी है और सीबीआई ईडी उन्हीं के पैकेट में, जब चाहे किसी के ऊपर छापा करवा सकता है। और कि मोदी भारत की जनता को वन मैन आर्मी की तरह दिखने लगे कि अगर इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, नेहरू जी कहते थे गरीबी हटाएंगे, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे, किए क्या थे आप 70 साल? कुछ नहीं किए थे। मोदी जी को आकर के करना पड़ रहा है इस चीज को। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में नौकरी पसंद है आपको, सरकारी और सरकारी स्कूल क्या पता है। मैंडेटरी ये करूंगा कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनको बिहार के अंदर प्राइवेट के किसी भी सेक्टर में जाकर के इलाज कराना है, इलाज आप कराएंगे, कितनी भी बुरी स्थिति होगी सरकारी अस्पताल। क्या आप इस बात से सहमत है जो आरजेडी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो एक जातिवाद पार्टी है, जो बहुत बड़ा जातिवाद करती है? आपका इस पे क्या मानना? देखिए, इसके ऊपर बहुत कुछ मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा कहना ठीक नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये उनके सद्बुद्धि पे छोड़ दीजिए कि वो आरजेडी को किस नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि किसी भी आरजेडी समर्थक व्यक्ति से आप जब जा करके पूछिएगा कि आरजेडी क्या जातिवादी पार्टी है, तो वो कहेगा नहीं, मसीहा पार्टी है। और अगर उसके विरोधी से पूछिएगा कि क्या जातिवादी पार्टी है, तो कहेगा कि उससे बड़ी जातिवादी पार्टी तो पूरे देश में कोई नहीं है। सीधी बात है कि जो आकर के खुले तौर पे अपने मंचों से कहने लगे कि अगर फला 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 जाति से आते हो और M+Y का समीकरण बनाना चाहते हो तो हमको वोट दो, तो ये आपके जनता के और श्रोताओं के सद्बुद्धि पे छोड़ देते हैं। और जो मोदी जी है, ठीक है ना, वो भी हिंदू मुस्लिम करते हैं, उस पर आप क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, केवल हिंदू हिंदू करते हैं। नहीं, लोग तो बोलता है कि जब से मोदी जी आए हैं, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मोदी जी जब से आए हैं, पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि हिंदुओं के बारे में भी किसी ने कुछ करना और कहना शुरू किया है। वरना तो हिंदू आतंकवाद, राम काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ देना चाहिए, राम भक्तों पे गोलियां चलवा देते हैं, राम को हम राम मंदिर तोड़वा देंगे, राम हुए ही नहीं, कृष्ण को गालियां दी गई, गौ भक्तों पे गोलियां चलवाई गई, हिंदुओं के आस्थाओं के ऊपर जितना प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता था किया जाता था। यही तो देखा था हमने पिछले 70 साल में। पहली बार तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जो अपने सनातन संस्कृति के ऊपर बात करना शुरू किया, उसका समर्थन करना शुरू किया। और वो स्टैंड नहीं लेते तो कौन स्टैंड लेता? मैं एक बड़ा आसान प्रश्न करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश कौन है? भारत। 80% से ज्यादा आबादी यहाँ पे हिंदू है, ऑलमोस्ट 110 करोड़। अगर हम 150 करोड़ मान के चले तो लगभग 110 करोड़ हमारे देश के लोग हैं। हम इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, जैसे वो स्टार्टिंग में उनका ये था कि हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करें। आज वो जाके हिंदू वो भी कर रहे, हिंदू कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट में कर दिए। नहीं, स्टार्ट नहीं कर दिए। देखिए, ये भारत की पॉलिटिक्स का तरीका रहा है। कोई व्यक्ति अगर इस देश का प्रधानमंत्री है, मैं सीधी बात कहता हूं, आपके सामने पैसा रखा हुआ है, आपको यूज करना है। 2000 के 20 नोट्स हैं और 500 का एक नोट है, तो आप वो 500 का एक नोट कितनी बार उठा पाएंगे? आप मुझे बताइए, कितनी बार उठा पाइएगा यूज करने के लिए? एक बार। बार बार तो आपको इधर ही जाना है। तो इस देश की 80% आबादी को इग्नोर करके वो चलते थे, तो वो बेटर तरीका था। भारत में वो सेकुलरिज्म था, और पहली बार सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत हो गया। दिक्कत ये है ना कि 70 साल में हमें ऐसा समझा दिया गया कि अरे हिंदू हो मत बोलो, जय श्री राम मत बोलो, जय श्री राम बहुत ही खतरनाक नारा है, हिंदू आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवाद होता है, ये समझा बुझा दिया गया। और हमको लगा कि अरे हाँ यार, सही कह रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर बहुत सही था, सेकुलर नारा था। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कोट अनकोट, सेकुलर नारा था। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सेकुलर नारा था। भाई इसी देश में हुआ है। आज की तारीख में अगर मोदी जी जय श्री राम कह दे रहे हैं, लोगों को दिक्कत होने लगी। और अगर होती है, देखिए, मोदी जी का कोई समर्थक हो सकता है, कोई विरोधी हो सकता है, लेकिन जय श्री राम कहां से आप उसमें समर्थन और विरोध में लेके चले आते हैं? डीएमके, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एमके स्टालिन, क्या बोला था उन्होंने कहा था ना कि हिंदू डेंगू और मलेरिया के समान हैं, इनको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा है क्या?
इस देश की 80% आबादी को आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं, वो सेकुलर है। वो इस देश में उसके ऊपर कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं बोलेगा कि स्टालिन आपने सही नहीं बोला था। एक भी विपक्षी नेता को आपने नहीं सुना होगा कि आकर के खंडन किए या फिर गठबंधन से हटा देते कि नहीं नहीं ठीक है हम हार स्वीकार कर लेंगे। अटल जी कहते थे ना, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो अटल जी कहा करते थे, यही लोग आजकल कह रहे हैं कि अटल जी बढ़िया प्रधानमंत्री थे, अगर इंडिया अलायंस की बात माने तो ये कहते थे अटल जी अच्छे थे। तो अटल जी क्या कहते थे कि अगर अपने कुर्सी को बचाने के लिए केवल और केवल हमको तुष्टीकरण करना पड़े तो मैं चिमटे से भी ऐसे कुर्सी को छूना पसंद नहीं करूंगा। तो अगर इस बात का आप समर्थन करते हैं तो इंडिया अलायंस को कहना चाहिए था कि ठीक है भाई डीएमके का हम समर्थन नहीं करते हैं, और अगर हम समर्थन नहीं करते हैं आप हमारे साथ मत रहिए। सनातन संस्कृति को गाली देने की कीमत पे अगर हमें सत्ता में आना पड़ रहा है, यानी 80% लोगों को हम इग्नोर करके सत्ता में चलेंगे तो देश चलेगा। यानी आप इस देश के हर 5वें व्यक्ति में से 4 लोगों को इग्नोर करके केवल एक की सुनेंगे, ऐसे देश चलेगा। अच्छा, ये कहाँ तक सही है? जैसे मस्जिद होता है, जब भी कोई रैली जाता है तो उसको ढक दिया जाता है कपड़ा से। कब? क्या चीज नाम है, टाइगर राजा का जो है। तो ये कहाँ तक सही है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा किसके खून में ज्यादा गर्मी है? ठीक है लेकिन फिर भी ठीक है लेकिन नहीं। अच्छा देखिए यही दिक्कत है। हाँ। गोली का उत्तर गोली से नहीं दिया जाता है। बचपन में एक हम सब स्कूल में जाते थे तो प्रोवर्ब और थॉट होता था, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता था जाता था बोलता गुड मॉर्निंग टुडे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे इज माय थॉट। अब भुला गया बेचारा क्या बोलना है, टीट फॉर टैट। डेली एक ही बात बोलते थे हम लोग, टीट फॉर टैट। तो टीट फॉर टैट ना दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत था, आप जैसा करिएगा वैसा ही भरा जाएगा। एवरी एक्शन हैज सिमिलर एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और ये देश में भी लागू होता है। क्यों लागू होता है? आप अगर किसी को दबाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका पैर जब हटेगा तो बाहर उठने की कोशिश करेगा। आप पाइप से पानी निकल रहा होता है उसके फ्लो को रोकने की कोशिश करिए जरा, और उसके बाद अगर कोई भी हिस्सा बाहर का बच गया, अंदर का कोई भी हिस्सा बचा तो पानी बहुत फोर्स से बाहर आता है। ऐसे नॉर्मली बहते रहने दीजिए, वो आसानी से बहेगा। लेकिन अगर आप उसको बाधित करने की कोशिश करेंगे ना तो वो बहुत फ्लो से ओवरफ्लो करने की कोशिश करता है वो अपने आप को। सेम समाज की स्थिति है। आप 80% लोगों को ना दबा के रखने की कोशिश कर रहे थे पिछले 70 साल से, और वो नेचुरली चलना शुरू हुआ ना तो आपको लगता अरे इतना कैसे पलट गया, अभी तक तो हम दबा के रखते थे। तो आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ये चीज कि ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन मान्यवर, आंखों की धूल हटाने की आवश्यकता है, नए चश्मे लगाने की आवश्यकता है। देश बदल चुका है। हम लोग 2012 में, 2011 में, या यूं कहें 2002 में नहीं है, 2024 में है। यहाँ लोग जलाए नहीं जा सकते, वो भी समाज देख के। मतलब आपके अकॉर्डिंग हिंदू मुस्लिम मोदी जी नहीं कर रहे है ना? हमारे हिसाब से मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी वही कर रहे हैं जो करना जरूरी था इस देश के लिए। क्लियर? हिंदू कर रहे हैं? नहीं, हिंदू कर रहे हैं ना। अरे महाराज, मोदी जी ना हिंदू कर रहे हैं ना मुस्लिम कर रहे हैं, ना हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी वास्तव में सेकुलरिज्म कर रहे हैं, वास्तव में सेकुलरिज्म। जिसको जो मिलना चाहिए उसको वो दे रहे हैं। राम मंदिर दे दिए। देश का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है जानते हैं आप? लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई है उससे बड़ा 5 एकड़ की जमीन पूरे देश में किसी मस्जिद के पास नहीं है। और वो भी हमने क्यों दी? तो ठीक है ले जाओ, दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद आया हमको, ठीक है। जैसे कि मस्जिद बनाने के लिए भी ज़मीन दिया गया है और हमारा राम मंदिर तो बना ही, ठीक है ना। तो लोग कहता है कि मंदिर को तोड़ के वहाँ पे हॉस्पिटल बनता तो ज़्यादा सही रहता, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, स्कूल बनता तो ज़्यादा सही रहता, तो हाँ रोजगार मिलता। तो यहाँ पे जो मस्जिद के लिए ज़मीन दिया गया, इनका लॉजिक पता है कैसा है? हाँ, इनका लॉजिक ऐसे है कि घर में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बनवाना? बाथरूम बनवाना जरूरी होता है, वॉशरूम होना चाहिए। शौच के लिए बाहर तो कोई जाएगा नहीं, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। इनका लॉजिक ये है कि क्यों ना शौचालय ऐसा किया जाए कि जितने रूम्स घर में बनवाने थे सारे शौचालय बनवा देते हैं। नहीं, इनका लॉजिक उसी तरीके से है। हर चीज की एक जगह होती है, हर चीज की एक आवश्यकता होती है। मंदिर ट्रस्ट में जितना पैसा आया है, न जाने उससे कितने हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, न जाने उससे कितने कॉलेजेस बन जाएंगे, कितनी लाइब्रेरियां खड़ी कर दी जाएंगी, लेकिन ईश्वर का जन्म स्थान वो बदलेगा नहीं। और जब हम कहते हैं ना, हम इन द सेंस जब हम हिंदू होकर के बात करते हैं, केवल 3 स्थान मांगते हैं। भगवान कृष्ण ने तो कहा था दे दो केवल 5 ग्राम, हम लोग कहते हैं 3 ही चलेगा और नीचे आ जाते हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी। आप 3 भी नहीं दे सकते,
हमने आपको 3 देश दे दिए, आपने मांगा पहले अफगानिस्तान दे दिया, दूसरा मांगा पाकिस्तान दे दिया, तीसरा मांगा बांग्लादेश दे दिया ना। आप जो मांगते गए हम देते गए। आप कहे कि देश के संविधान में अम्बेडकर जी बनवा दिए हैं लेकिन प्रस्तावना में सेकुलरिज्म नहीं लिखा हुआ, हमको अच्छा नहीं लग रहा, ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हमने वो भी दे दिया। अब आप कहते हैं कि नहीं तुम्हारा मंदिर नहीं देने देंगे तुमको। यार दे दो, आराम से दे दो, हाथ जोड़ रहे हैं। कहा नहीं, हाथ जोड़ के भी नहीं मानेंगे। हम कोर्ट में गए। आपने सुना है दुनिया के किसी देश में कि उस देश के संविधान पे जिस भगवान की तस्वीर बनी हो उनको 500 साल वेट करना पड़ गया हो अपने ही जन्मभूमि में मंदिर बनवाने के लिए? ये आपको छोटी चीज नजर आ रही है? दुनिया का कोई और देश होता तो दूसरे दिन उस वहां पे जो भी स्ट्रक्चर होता उसको खत्म किया जाता और ताकत के बल पे, बाहुबल के आधार पे, बाहुबली कहा जाता है ना यूपी बिहार वालों को। यूपी का ही तो मुद्दा था और बिहार का भी मुद्दा था भाई, हमारे दामाद जी का जन्म स्थान था। क्या बात करते हैं आप? सीधी बात है। तो लड़ाई तो होनी थी लेकिन हमने शांति से उस लड़ाई को लड़ा, संविधान सम्मत होकर के लड़ा। इस चीज को कोई ये भी नहीं ना बता रहा कि देखो भाई अगर तुम्हारा मस्जिद तोड़े है तो जमीन भी दी है, मस्जिद तोड़े नहीं है, हटाया वहाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही अभी निर्णय दिया है हाँ कि वहाँ मंदिर बनना था। वो हमारा समाज देखिए भविष्य देख सकता था। हमारा समाज कह सकते हैं हमारा समाज इतना प्रबुद्ध था कि वो देख पा रहा था कि 30 साल बाद तो ऐसे भी डिसीजन आ ही जाना है कि मंदिर बनाना है, पहले ही तोड़ के ठीक कर देते हैं, 2 साल में मंदिर भी बना देंगे। तो जो जमीन हम तुमको दिए मस्जिद बनाने के लिए वहीं पे स्कूल बना लो ना। और इतना दिक्कत है तुमको। ये बात तो उनको समझाना चाहिए। मुझे लगता है कि ओवैसी जी को खुले तौर पे कहना चाहिए कि हम इस बात का विरोध करते हैं कि यहाँ पे मस्जिद बने, हम इस जगह पे स्कूल बनाएंगे। हाँ और देखिए, लेकिन फिर मैं एक बात ऐसे कह देता हूँ, ठीक है डिस्कशंस के लिए मुद्दे ठीक है। एक मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है, मैं उससे एक हृदय का सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि क्या मस्जिदों में जो शांति आपको मिलती होगी वही शांति एक हिंदू व्यक्ति के रूप में हम लोग भी डिजर्व करते हैं अपने राम मंदिर में? हाँ। जब आपको समस्या नहीं है मस्जिद जाने से, हमको समस्या नहीं है राम मंदिर जाने से, ये समस्या उत्पन्न करने वाले कहीं और से आ रहे हैं, उनकी बातें ज्यादा सुना मत करिए। सही बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है जो विशाल पूछना चाह रहा था, बताओ। हम पूछना चाह रहे हैं क्या मोदी जी के पास वॉशिंग मशीन है? वहाँ लोग जाते हैं साफ सुथरा हो जाते हैं, शरीफ हो जाते हैं। तो यानी आप ये तो मान रहे हैं कि बाकी सब जितने हैं वो गंदे हैं? गंदे तो नहीं, मान तो रहे हैं ना। मोदी जी के पास ऐसा क्या है कि उनके पास जो आ रहा है वो सब सही हो जा रहा है? ये उत्तर तो एक इसमें ऐड ऑन हम करना चाहेंगे। जैसे नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे, बहुत गलत आदमी थे, चाहे ये था, बहुत कुछ बोलते होंगे, ठीक है। अब लेकिन जब उनके साथ है तो वो अच्छे आदमी हो गए, तो कहीं ना कहीं तो वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा से काम कर रहा है उनका। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में कई तरीके से लगाए जा सकते हैं। ये तो खैर बहुत ही चर्चित आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा लगा करता है। मुझे नहीं लगता मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा कहना चाहिए क्योंकि मैं प्रवक्ता भी नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन चूंकि प्रश्न आपने मोदी जी से अटैच कर दिया तो थोड़ा डिफेंड उनको करना पड़ेगा। रीजन इसका ये है कि क्या मोदी जी ने जितने लोगों को अपने साथ लिया उनके खिलाफ अदालत ने ये निर्णय दिया था क्या कि आप दोषी हैं, आप अपराधी हैं? आरोपी थे ना। आरोपी तो अपने आप में मोदी जी भी रहे हैं गोधरा कांड के। इसका ये अर्थ थोड़ी होता है कि वो आरोपी से अपराधी बन गए। क्या किसी भी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया क्या? जिसको कोर्ट ने कहा हो कि आप घोटालेबाज हैं, आपने घोटाला किया है, आपने चोरी की है, आपने जमीन डकैती की है, आपने किसी का मर्डर किया है, और उसके बाद उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर सम्मिलित भी किया हो, टिकट भी दिया हो, मंत्री पद भी दिया हो, या फिर अन्य सुविधाएं दी हैं? ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो फिर तो ये तो चर्चा का विषय ही नहीं रह जाता है। और ये अपने आप में जब आप कहते हैं मोदी जी के पास वॉशिंग मशीन है तो आप बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं बाकी सब गंदे हैं जो बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ऐसा ही क्यों होता है जो बीजेपी में नहीं है उसके ऊपर छापा पड़ता है? नहीं। ये भी बोला जाता है मोदी जी के पास कि वो बोलते हैं, क्या नाम है दिल्ली के सीएम? अरविंद केजरीवाल। हाँ, उनका कहना है कि मोदी जी के पैकेट में ना ईडी है और सीबीआई ईडी उन्हीं के पैकेट में, जब चाहे किसी के ऊपर छापा करवा सकते हैं और उनको जेल भेजवा सकते हैं। लालू जी के ऊपर केस जब पहली बार हुआ था, हाँ, देश में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी भाई? इन्हीं की गठबंधन की सरकार थी। अच्छा, हाँ, ठीक है। इन सब के ऊपर जितने केसेस हुए हैं ना, खुद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हैं, तो उस समय भाजपा सी सरकार में नहीं, खुद ही सरकार में थे।
और पॉकेट में रखा गया है देश के अंदर ईडी को, सीबीआई को। इसका आरोप लगाने का क्या अर्थ है? राहुल गांधी कहते हैं मैं सिस्टम को जन्म से जानता हूं, मैं जन्म ही सिस्टम में लिया हूं। मतलब कि आप भी रखा करते थे क्या? क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, कितना द्विभाषी कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति? आप एक समय पे कह रहे हैं मैं सिस्टम जानता हूं, मतलब आप ऐसे करते थे। सामने वाला अगर सही भी कर रहा है ना, उसको आप इतने गलत तरीके से गलत ठहरा। राहुल गांधी जी को तो सजा दिया था ना कोर्ट, कि आपने जो किया सही नहीं किया, सारे मोदी चोर है, कोट एंड कोट। किसने कहा था? हमने थोड़ी कहा था। राहुल गांधी। अब इसमें कहिए मोदी जी की गलती है, आपके मुंह से मोदी जी बुलवाना शुरू कर चुके हैं। हर चीज में देखिए, विपक्ष का काम होता है सकारात्मक तौर पे सरकार की कमियां गिनाना। विपक्ष का काम ये नहीं होता कि सरकार का पैर गींच दो, कोई काम ही मत करने दो। ये एक विकसित होते हुए देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, हम लोग मोदी जी के बारे में इतना अच्छा बात कर लिए। हर एक इंसान में पॉलिटिकल वे में ही हम जानना चाहेंगे। कुछ अच्छा पॉइंट होता है तो कुछ गलत पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है। मोदी जी पॉजिटिव हम सुन लिए, कुछ नेगेटिव बताइए उनके बारे में। ये अच्छा तो सब बोल देगा जो भी उनका समर्थक, कुछ नेगेटिव कुछ तो होगा। बहुत ही बेहतरीन पत्रकार हैं आप, ये तो पता चल ही रहा है इस बात से कि घुमा के सवाल कर रहे हैं। देखिए, बहुत सी कमियां मोदी जी में भी निकाली जा सकती हैं। मैं मोदी जी के ही शब्दों को कहूंगा कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है मुझे अनुभव नहीं होगा, हो सकता है मेरे पास ऐसे परिवारों में पैदा होने का अनुभव नहीं है जिसमें 3 प्रधानमंत्री रहे हो सकता है मेरे पास घोटाला करने का अनुभव नहीं हो सकता है मेरे पास डील करने का अनुभव नहीं हो, लेकिन मेरे नियत पे शक करने का आपके पास एक भी कारण नहीं है। इस वाक्य में आपके प्रश्न का पूरा उत्तर निहित है। हम सहमत नहीं आपके आंसर से, हमको जानना बस यही है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा ही बताइए, लेकिन 1-2 पॉइंट जिसको वो सुधार सकते हैं आपके हिसाब से। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में होता है। नहीं, देखिए, अगर आप ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी और क्या चीजें सुधार सकते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सी चीजें और सुधार सकते हैं। 1-2 चीज बता दीजिए। परंतु ये मोदी जी की नकारात्मकता नहीं है। मेरी बात समझिएगा, सुधार की गुंजाइश उसमें होती है जो श्रेष्ठ होता है ताकि वो सर्वश्रेष्ठ बने। सुधार की गुंजाइश गोईठा में नहीं होती है। आप उसमें गोईठा में, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, गोईठा में घी सिखाने से क्या फायदा? तो गोईठा में घी नहीं सूखेगा, घी सूखेगा, सॉरी, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप मोदी जी कहते हैं कि क्या बेटर कर सकते थे, पिछले 10 साल में जो चीज मैं देखता हूँ कि क्या बेटर किया जा सकता था, उन्होंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो शुरू किया था। नेशनल यूथ पार्लियामेंट जब मोदी जी ने शुरू किया तो मोदी जी का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि इस देश के जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा युवा है वो भी भारत की राजनीति से जुड़ पाए। 18 से 25 वर्ष का युवा राजनीति में सक्रियता नहीं दिखा पाता, तो उनको संसद में लाया जाए और उनसे चर्चाएं करवाई जाए। फिर राजनीतिक तौर पे उनको लोकल जो लीडर्स हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो उनको मंच देना प्रदान करें, समाज के बीच में ग्रूम करना एक तरीके से शुरू करें। मोदी जी का ये विजन था। मोदी जी की टीम ने उस विजन को पूरी तरीके से धरातल पर कभी उतरने ही नहीं दिया। इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मोदी जी की टीम अगर गलती कर रही है, हाँ, ऐसा कैप्टन मोदी जी की डेफिनेटली गलती है कि आपने वो रिव्यू क्यों नहीं किया। आपका काम केवल ये नहीं था कि आप एक स्कीम लेकर के चले आए, आपका काम ये भी था कि आप ये भी देखें कि धरातल पे वो धरातल पे वो स्कीम सही तरीके से उतर पा रही है या नहीं उतर पा रही है। एक बात ये है। दूसरा जो मैंने सोचा, जो आप बार बार पेट के अंदर उंगली डाल के निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बताइए मोदी जी की और कौन सी गलती है। एक जो चीज मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न नहीं है। जो बहुत से लोगों के बीच में फॉल्स नैरेटिव स्लैश ट्रू नैरेटिव के रूप में फैल रहा है या फिर फैलाया जा रहा है, वो ये है कि मोदी भारत के जनता को एक 1 मैन आर्मी की तरह दिखने लगे हैं या दिखाया जाने लगा है। दोनों अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में आता है। मोदी जी को कोशिश करनी चाहिए कि ये मैसेज जनता के बीच में ना जाए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इंदिरा जी के दौर में जब ये मैसेज पूरे देश में गया था कि इंदिरा जी 1 मैन लेडी हैं, आयरन लेडी हैं, तो वो उनके लिए निगेटिविटी का कारण बना था। मोदी जी को इस चीज से सतर्क रहना चाहिए। जो लोग का कहना है कि मोदी जी के राज में नौकरी या फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उस पर आप क्या कहते हैं? कितनी महंगाई बढ़ी है बताइए?
जैसे देखिए क्या है ना, पहली बार ऐसा इस देश में हुआ है कि भारत की विकास दर G20 देशों में सबसे ज्यादा है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। परचेजिंग पावर जीडीपी में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 3 इकोनॉमी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन पे, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ाए। पहली बार इन्फ्लेशन रेट ऑफ ग्रोथ से कम है, यानी महंगाई कम बढ़ी है, देश की विकास दर ज्यादा बढ़ी है। और ओवरऑल जब आप देश को देखते हैं तो देश में अगर 100 रुपए व्यक्ति कमा रहा है तो महंगाई बढ़ के अगले साल 106 रुपए हो जाएगी 6% के हिसाब से, और 10% ग्रोथ रेट के हिसाब से देश की इकोनॉमी 110% हो जाएगी। तो इकोनॉमी ग्रो ज्यादा कर रही है कि इन्फ्लेशन ज्यादा ग्रो कर रहा है? अगर इन्फ्लेशन ग्रो नहीं करेगा, किसी भी इकोनॉमी के जानकार व्यक्ति से पूछिए, तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? ये तो लॉजिकल सी बात है। ये तो 2 पटरियों की तरह है। इकोनॉमी की 2 पटरियां अगर देखें, एक पटरी चलती रह जाएगी तो आप ट्रेन चला लेंगे, उसके ऊपर दोनों चलना पड़ेगा ना भाई। अगर एक गड़बड़ हुआ तो ट्रेन उल्ट जाएगी। उल्टी है ट्रेन पहले भी। और फिर तथ्यात्मक रूप से और डेप्थ में चलते हैं इस आंसर में। अभी तो ये केवल और केवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आंसर हुआ, पीएचडी लेवल पे चलते हैं। पेट्रोल की कीमत कितनी थी अटल जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने, अटल जी जब प्रधानमंत्री पद को छोड़ के जा रहे थे? 70 रुपए ना शायद, 22 रुपए लीटर। अच्छा 22 रुपए लीटर। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, छोड़ के गए, तो पेट्रोल की कीमत कितनी थी? ऑलमोस्ट 52, कुछ क्षेत्रों में 55, यानी 2.5 गुना ज्यादा। अभी कितनी है? अभी तो 110, 108, 110 के बीच में होते रहता है। 108, 110 के बीच में होते रहता है। तो उस 10 साल में कितना बढ़ा? 2.5 गुना। पिछले 10 साल में कितना बढ़ा? ऑलमोस्ट 2 गुना। 2 गुना पूरा नहीं, 55 से 108 2 गुना नहीं होता है। मैथमेटिकली तो कम ही बढ़ा। फिर आप कहाँ से कह रहे हैं महंगाई ज्यादा बढ़ा था? आपके दौर में ज्यादा बढ़ा था महंगाई। तो फिर क्यों ऐसा अफवाह फैल रहा है आपस में? अफवाह फैल नहीं रहा है, गैस सब्सिडी को काउंट नहीं कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, गैस सब्सिडी को काउंट नहीं कर रहे हैं। और फिर ये कहेंगे गैस सब्सिडी तो मिलना बंद हो चुका है। लोगों ने छोड़ी है तब मिलना बंद हुआ है। लोगों ने अपनी निजी इच्छा से गैस सब्सिडियां छोड़ी है। इस देश के लोग अब इतने कैपेबल हो चुके हैं मान्यवर, हम आज उतना यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं जितना अमेरिका पिछले 3 महीने में नहीं किया है, 3 साल में नहीं किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एस जयशंकर जी ने कहा था। अब बताइए 3 साल में अमेरिका जितना यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करता, हम कर रहे हैं, मतलब पैसा तो है ही हमारे पास। और पैसे की कमी तो कभी नहीं थी भारत में। अच्छा, हमारा 150 करोड़ का आबादी है, ठीक है। 150 करोड़ में खुद मोदी जी बोला है कि हम 80 करोड़ से ज़्यादा लोग को राशन फ्री में देते हैं। अगर 80 करोड़ लोग को राशन फ्री में लेने का जरूरत पड़ रहा है तो फिर इसको हम ग्रोथ देखें या मजबूरी? नहीं, जरूरी। मजबूरी कैसे कह सकते हैं आप? ये तो बिल्कुल ही, ये तो अपने देश के ऊपर एक कलंक लगाने वाली बात हो जाएगी। कौन कह रहा है ये मजबूरी है? ये तो हमारी व्यापक सफलता है। अब इसका परिणाम आप इस तरीके से देखिए। अब देखिए, ये वही बात हो गई कि आप किसी चीज को सकारात्मक तौर पे देखना ही नहीं चाहते। देखना चाहेंगे नहीं तो दिखेगा नहीं। अच्छा, आप जब ये 80 करोड़ वाले विषय को देखते हैं ना, अभी कुछ दिनों पहले आपने राज्यसभा में मनोज झा जी को भी सुना होगा, जो आरजेडी से आते हैं। वो भी कह रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी असफलता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। इसी देश ने ना खाने के लिए अनाज कम पड़ा था तो अमेरिका से PL30 वो अनाज मंगाया था जो सुअर के खाने वाला गेहूं होता है, वो भी खराब क्वालिटी का मिल गया था। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम 3 वक्त का खाना खा पाते। आज अगर 80 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं, आप कहते हैं कि बहुत खराब स्थिति, 80 करोड़ को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से तो अर्थव्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए थी, क्रैश हो जानी चाहिए थी इंडियन इकोनॉमी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है जिसमें पूरी दुनिया के हर देश का परसेंटेज ऑफ चांसेस दिया गया था कि कितना % चांस है देशों की इकोनॉमी क्रैश करने का। उसमें भारत का चांस था 0%। भारत की इकोनॉमी आज देखिए वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है G20 नेशंस में। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है, यानी हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज अगर देना पड़ भी जा रहा है, चूंकि हमको फिर गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके लाना है। आप सोचिए ना, 80 करोड़ लोगों की उन जिंदगियों के बारे में सोचिए। 20 करोड़ परिवार होंगे जिनको मुफ्त अनाज मिल रहा होगा, 80 करोड़ लोग हैं तो उनकी जिंदगियां सोचिए। वो अपने बच्चों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे अब खर्च कर सकते हैं। अगर 5,000 भी महीने का कमाते होंगे तो वो खर्च कहाँ कर रहे होंगे? अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में कर रहे होंगे। इस देश में लोन मिलना मुश्किल होता है
वो अलग बात है, मोदी जी ने आसान किया है, लेकिन वो सेविंग्स कर रहे होंगे। अगर 2000 महीने का भी सेविंग्स कर पा रहे होंगे तो साल में 25,000 रुपया वो बचाने में सक्षम हो जाएंगे। एक स्मॉल बिजनेस अगर वो खोलना चाहेंगे, और हम कह रहे हैं कि 3 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो 3 साल बचा लेंगे तो 75,000 मिल जाएगा। अगर वो FD कर देते हैं तो 75,000 का लोन बैंक उनको दे देगी। अब आप मुझे बताइए कि जितने 20 करोड़ परिवार हैं इस देश में, उनकी जिंदगियों में कितना सकारात्मक बदलाव आएगा। अगले 5 साल में वो तैयार हो जाएंगे, वो सारे गरीबी रेखा के बाहर आकर के खड़े हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म विजन को समझना आप चाहते नहीं है। आप शॉर्ट टर्म विजन में छाती पीटना शुरू कर दे रहे हैं कि रिजल्ट नहीं दिख रहा है। बच्चा पहले दिन क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो विराट कोहली बन के निकल आता है क्या नेट में से? समय लगता है बॉस, समय लगेगा। और यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, नेहरू जी कहते थे गरीबी हटाएंगे, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे, किए क्या थे आप 70 साल से? कुछ नहीं किए थे। मोदी जी को आकर के करना पड़ रहा है इस चीज को, तो निश्चित तौर पे समझना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह से अभी आप बोले कि फ्री अनाज मिलना सही है, ठीक है, उसी तरीके से फ्री बिजली जो मिल रहा है और फ्री बस सेवा जो मिल रहा है, इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? वो गलत नहीं है? फिर वही दिक्कत है। जब आप कहते हैं फ्री बस सेवा मिल रही है, विशेषतः महिलाओं को मिल रही है, तो कहाँ मिल रही है? दिल्ली में मिल रही है। दिल्ली में मेट्रो आपने क्यों बनाया था? जल्दी ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके, ट्रैफिक का जो रश है उसको कम किया जा सके, क्योंकि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पे कार्स बहुत है, गाड़ियां बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, उसको रिड्यूस करना था। आपने मेट्रो बनाया, अब आप फ्री बस सेवा करें। मेट्रो में कौन जाएगी? कोई नहीं जाएगी, कोई महिला नहीं जाना चाहेगी, जाम्स लगेगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, तो इकोनॉमी ठहर जाएगी पूरे के पूरे शहर की। और दिल्ली जैसा शहर अगर बंद हो जाए 24 घंटे के लिए, तो आप समझ सकते हैं देश में कितना बड़ा असर पड़ जाएगा। तो आप जब कहते हैं ना कि ये उनको मिल रहा है, ये उनको, तो ये डिसाइड करना जरूरी है। तो कहाँ मिल रहा है और किसको मिल रहा है? महिलाओं को मिल रहा है, इससे आपत्ति नहीं है, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। दिल्ली में मिल रहा है, ये आपत्ति का विषय है, क्योंकि दिल्ली में आमतौर पे जो महिलाएं ट्रैवल करती हैं, उसमें 70% ऐसी महिलाएं होंगी जो वर्किंग क्लास वुमेन है। सबके पास मेट्रो का कार्ड था। वो मेट्रो दिल्ली की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाती थी। और आपने उसको, एक तो आपने क्या किया, इनकम को बंद कर दिया और खर्च को बढ़ा दिया। आप लॉजिकली देखिए, इनकम बंद करके खर्च बढ़ा देना कौन सी बेहतर काम है, जरा मुझे बताइएगा। ये क्या बुद्धिमानी का विषय है क्या? फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे, कि फ्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप किसानों को दीजिए, मैं समर्थन करने वाला सबसे आगे खड़ा होने वाला व्यक्ति हो जाऊंगा। किसानों को मिलनी चाहिए। नौकरियों की तैयारी करने के लिए जो छात्र दिल्ली में रह रहे हैं, उसके अलावा बिहार में रह रहे हैं, देश के किसी भाग में रह रहे हैं, उनके लिए फ्री बिजली कर दीजिए कि ठीक है, हम 5 साल आपको देते हैं, ये एज से ये एज, या फिर ग्रेजुएशन से ये एज, या फिर अपने जीवन का कोई 5 साल आप चूज कर लीजिए, युवा अवस्था का। अब उसमें पता चल रहा है कुछ लोग अलग ही चूज कर गए, उसमें दिक्कत हो जाएगी। आप युवा अवस्था का 5 साल चूज कर लीजिए, वो हम आपको देंगे। आपका अगर 1 रूम का कमरा है, उसकी बिजली की जो भी खपत होगी, अब एसी लगाने नहीं दे सकते, सॉरी, क्योंकि देश का अपना एक नॉर्मल कमोडिटीज की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, एक लाइट हो गया, एक पंखा हो गया, सरकार उसको फ्री कर दे। कितनी बढ़िया बात है। युवाओं का खर्च बचेगा, युवा आत्मनिर्भर बन जाएंगे तैयारियों के दौर में। और एक बेरोजगार युवा क्या उम्मीद करता है? यही सब चीजें तो बचेंगी, तो युवाओं का फायदा होगा, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन हमको वोट चाहिए, इसलिए हम कह देंगे हाँ हमको वोट दीजिए, फ्री कर देंगे बिजली। अरे एक इनकम का सोर्स आप जो है वो घटाते जा रहे हैं और खर्च का सोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, कितना बड़ा गैप क्रिएट कर रहे हैं। फिर आप ही कहेंगे मोदी जी पैसा नहीं देते हैं, तो मोदी जी के घर में पैसा का पेड़ थोड़ी है। देखा जाए तो फ्री में खाने का आदत लगा रहा है लोगों को। बिल्कुल, ये बहुत, मोदी जी भी तो लगा रहे हैं। अरे महाराज, मोदी जी फ्री में खाने का आदत नहीं लगा रहे हैं। मोदी जी ने कहा क्या कि मुकेश अंबानी को हम खाना फ्री में भिजवाएंगे? जैसे कि आप बताइए ना, नहीं कहा ना। मोदी जी ने कहा कि इस देश का जो गरीब परिवार है उसको हम 80 करोड़ को मुफ्त अनाज देंगे। कब कहा मोदी जी ने? कोरोना में कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा सब कुछ चौपट हो चुका है, तुम्हारे पास बचा कुछ है नहीं। कोरोना में किस व्यक्ति के पास पैसा बचा था? बढ़िया मिडिल क्लास का व्यक्ति तो रोड पे आ गया था। तो जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, उसके बारे में तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ बैठ करके स्टूडियो में। अब सोचिए, मोदी जी ने उनको सपोर्ट दिया। अगर 3 साल में वो लोग आज इस स्थिति में आने की कगार पे हों कि वो अपने घर का खर्चा अब संभाल सकते हैं, तो आने वाले 5 वर्ष में उनकी आर्थिक स्थिति को आप जब सोचना शुरू करिएगा, उनके बच्चों का भविष्य बनने का एक बेस तैयार हो चुका होगा। एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, दोनों तरीके से वो एम्पावर्ड हो चुके होंगे, वो स्वावलंबी बने। नहीं तो मैं कह रहा हूं, आप
एक तरफ मोदी जी हैं जो लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, एक तरफ आप महिलाओं को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पूरे राज्य को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद महिलाओं को बस में फ्री कर देने से राज्य की इकोनॉमी पे कौन सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जरा मुझे बता दीजिए। जो सक्षम नहीं है मेट्रो में जाने के लिए वही ना लेडीज जो बस में ट्रैवल करेंगे, वो तो अच्छी बात है ना। ये तो मतलब वही बात हो गई कि आप ऐसा कह दीजिए कि एटीएम में जिसके पास पैसा नहीं होगा वही ना निकालने जाएगा, इसलिए जिसको मन करे वो जाके निकाल सकता है, अकाउंट में हो ना हो कोई भी जाके निकालना शुरू कर देगा। फिर जैसे एजुकेशन पे जो आरक्षण मिलता है कि अगर तुम लो कास्ट के हो, तुम्हारा इतना ही नंबर आया है तो तुम्हारा हो जाएगा, अगर तुम जनरल हो और तुम्हारा ज़्यादा नंबर भी आया तो तुम्हारा नहीं होगा, इस पर क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ज़्यादा इस प्रश्न के डेप्थ को समझने की जरूरत है। आरक्षण दिया गया था, इसका कारण क्या था? कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो आगे हैं। उससे पहले इसका कारण क्या था? वो तो आप बताइए। सामाजिक तौर पे पिछड़ापन बढ़ा था, हाँ, तो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने की स्थिति में लाया गया। उनको संरक्षण इस देश की सरकार ने दिया कि हम तुम्हें समाप्त भी नहीं होने देना चाहते, हमारे ही परिवार के तुम लोग रहे हो। और कथित रूप से, मैं फिर कह रहा हूं, अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट करिएगा, कथित रूप से अगर सवर्णों द्वारा आपके ऊपर कोई अत्याचार किसी कालखंड में अगर किया गया है तो उसकी ये भरपाई है कि आपको भी साथ ला करके बैठा दिया जाए। ये आरक्षण के रूप में, एक विजन के रूप में देखा गया। 70 साल से इस देश में आरक्षण है। आज की तारीख में अगर हम उस स्थिति में नहीं आ पाए तो पहला प्रश्न तो उन सरकारों से कि आपने किया क्या 70 साल में कि उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, तो एक बात समझ लीजिए, आपके शरीर पे अगर कोई शरीर का हिस्सा है वो कटेगा तो दर्द होगा, शरीर पे अगर कोई घाव भी है ना वो भी कटेगा तो दर्द होगा। इसलिए आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यहाँ पे हो गया है ना, अच्छा ठीक है तो काट दो। ऐसा होता है क्या? उसका एक प्रोसेस है। ऑपरेशन करिए, आराम से जाइए, सुन्न कर दीजिए शीत को, उसको बैंडेज पट्टी करिए, ऑल्टरनेटिव लगाइए ताकि वो हील कर जाए। आप जब कहते हैं कि आरक्षण हटा देना चाहिए तो यहाँ पे आकर के एक बात खड़ा हो जाता है कि आरक्षण अगर हटता है तो वैसी स्थिति में, क्योंकि जो चीजें देखना है ना, लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना है। इस देश में फेक न्यूज कैसे वायरल होता है, आप करिएगा सही नजरिए से, कोई उसको गलत नजरिया बना के बता देगा। 370 हटने वाला था, सभी लोग छाती पीटते थे कि नहीं, कि खून की नदियां बहने लगेंगी, 70 साल लग गया हटाने में। आरक्षण भी उसी प्रकार का विषय है। हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा ये सरकारों पे रहने दीजिए, लेकिन मेरा ऐसा निजी तौर पे ये मेरा मत है, और युवा वाहिनी भारत के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं ये बात कह रहा हूँ, ये हमारे संगठन का भी स्टैंड है कि अगर कोई बेटर ऑल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं है तो आरक्षण को हटाने का विषय हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए बेटर हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से कंट्रोल की स्थिति में नहीं रह पाएंगे आप। तो इसलिए जब तक आपके पास बेटर ऑल्टरनेटिव उपलब्ध ना हो, यही बेहतर है कि हम लोग एक बेटर ऑल्टरनेटिव तलाश करें। सब मेरा और उसका एक बहुत सिंपल उपाय है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दीजिए। क्योंकि इस देश में बिजनेसमैन बनने के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मुकेश अंबानी बनने के लिए आरक्षण नहीं चाहिए होता है। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है कि जैसे जो गरीब आदमी है, चाहे वो जनरल हो चाहे कोई भी कास्ट का हो, अगर वो गरीब है तो उसको बुक्स में, कॉपी में, चाहे फीस में, उसमें आरक्षण दे दो भाई, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कोई कम नंबर लाए चाहे ज़्यादा नंबर लाए, उसका कास्ट नीचे तो उसको दे देंगे, ये गलत है। ये हमको लगता है कि अगर एजुकेशन में दे दो, फीस में दे दो, कॉपी किताब में दे दो, लेकिन नंबर पे नहीं देना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने पिछले ही आंसर में कह दिया कि बेटर ऑल्टरनेटिव अगर उपलब्ध है लागू कर सकते हैं, और ये डिसीजन का नहीं डिस्कशन का विषय है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, कुछ चीज़ें इतनी सेंसिटिव होती हैं आप उसको छुएंगे ना वो खत्म हो जाएगी। वैसा तो हम नहीं होने दे सकते ना, इस समय पे देश में तो हम वैसा नहीं होने दे सकते। हमको समझना पड़ेगा कि डेफिनेटली आरक्षण एक समस्या तो है, डिबेटेबल समस्या है। समस्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पे डिबेटेबल समस्या है, ये मानते हैं आप अपने हिसाब से वर्ड अंडरलाइन करते हैं। आप पत्रकारिता के दृष्टिकोण से बहुत आगे जाने वाले दिखने लगा है। कह रहा हूँ डिबेटेबल प्रॉब्लम है, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, जो बेटर ऑल्टरनेटिव निकल करके आता है फिर उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए। देखिए,
ये 3 स्टेजेस का काम है। पहला रिजर्वेशन, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों। दूसरा हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, तीसरा बेटर क्या हो सकता था, गलतियां क्या हुई, अगर बेटर हो सकता था तो क्या 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 बेटर हो सकता है अब, और उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ होगा देश के अगले 25 साल के विजन के लिए। 25 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 100 साल के लिए विजन नहीं बनाया जाता है देश में, 25 साल बहुत होता है। अभी हम 2047 के विजन के साथ चल रहे हैं, आगे की बाद में देखेंगे। आप सोचिए ना कि अगर नोकिया नाम की कंपनी ने 25 साल पहले विजन बनाया होगा तो क्या आज के हिसाब से प्रासंगिक हो पाएगा क्या? 25 साल पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं था, और आज देखिए चैट जीपीटी है, AI सौरा है, क्या क्या नहीं आ गया मार्केट में। कहीं ना कहीं आप इस चीज से कंफर्म करते हैं कि आरक्षण हटना चाहिए। कब कहा मैंने ऐसा? नहीं मैंने कहा आप शब्दों में मत बताइए। आप क्या कर रहे हैं ना कि मेरे पूरे के पूरे सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, उसमें से जो आपको लग रहा है ई बढ़िया है, हाँ। ई चल सकता है मार्केट में, उसको ले रहे हैं, कह रहे हैं हाँ आप यही सोचते हैं। हमने नहीं ये नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं, सवाल का दिक्कत- विषय है। दिक्कत है, बिल्कुल है, हाँ, बस यही तो जानना था। लेकिन फिर देखिए, फिर आप इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले जाना है। दिक्कत है, हाँ। लेकिन दिक्कत किस सेंस में है? डिबेटेबल दिक्कत है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कंक्लूजन कि आदित्य राज चाहते हैं ऐसा कर दिया जाए वैसा कर दिया जाए। नहीं, हम कौन होते हैं चाहने वाले भाई? आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिया, 1/150 करोड़। मेरे चाहने न चाहने से तो कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं तो भाई उस हिसाब से तो 19 नवंबर को इंडिया वर्ल्ड कप का चैंपियन बनता। हम चाहते हैं तो फिर 10 जुलाई को 2019 में धोनी रन आउट नहीं हुए होते। तो मेरे चाहने न चाहने से रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा। अब मेरा चाहना और न चाहना भी ना मैटर नहीं करता। डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। 150 करोड़ लोग बैठ करके डिस्कशन करें। आप फिर कहेंगे कैसे करें, पार्लियामेंट है ना भाई। 150 करोड़ लोग ही तो बैठते हैं पार्लियामेंट में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। तो जो निर्णय करेंगे हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। असमानता होती है तो न्यायपालिका उपलब्ध है, वहां बैठेंगे। फिर डिस्कशन होना चाहिए इसमें। डेफिनेटली डिस्कशन होना चाहिए। खुद अंबेडकर जी ने भी कहा था डिस्कशन होगा, होता तो बेटर होता। हाँ, तो अभी तक तो एक सेकंड, बहुत खतरनाक क्वेश्चन चल रहा है। अब एकदम प्यारा सा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना? कुछ भी हम तो कुछ और नहीं इधर अभी पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के पूछते हैं। हाँ। आपके ऊपर आता है। हाँ, अर्निंग कितना हो जाता है युवा नेता? अरे ये भी सही है। घर चल जाता है, खा पी लेते हैं, भूखे नहीं है, क्या कपड़ा नान या रोटी? नहीं रोटी ही खाते हैं भाई। गांव के देहात के आदमी हैं। नहीं, वो सेंस में नहीं जाना है, वो- अर्निंग के सेंस में जाना है। नहीं, बता तो वही रहे हैं। हाँ, अर्निंग क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी कमाई पूछनी नहीं चाहिए, व्यक्तित्व से झलकता है। लेकिन हमारे YouTube पे लोग को अर्निंग जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट है तो बस इतना कहीं ना समझिए कहीं मोटिवेशन भी मिल जाएगा लोग को। कि खा पी लेते हैं। अच्छा, एक ब्रैकेट बता दीजिए कि एक आईफोन एक आईफोन ले सकते हैं। महीना में एक आईफोन। अब आपने बोल दिया। अब ये देखिए जरा, ये अब फिर कंपनी बोलेंगे तो फिर कंपनी वाले सोचेंगे कि स्पॉन्सर होगा। ये छोटा सा फोन है, देख लीजिए। हाँ। आईफोन नहीं है हमारे पास। हाँ, गरीब आदमी है भाई। आईफोन सब लोग नहीं रखता है, वो तो ऐसे दिखाने का आजकल तो सब रखता नहीं ठीक है, मतलब खा पी लेते हैं, अच्छा, गरीब नहीं है मतलब। खा पी लेते हैं। तो एक ब्रैकेट नहीं बताइएगा? क्या? एक हाँ, ब्रैकेट खुद को ब्रैकेट में नहीं बांधना चाहते। क्या पता आपका इंटरव्यू लॉन्च हो तब तक ज्यादा पैसा आ जाए, ईश्वर की कृपा से। मतलब गरीब तो हम खुद को मानते ही नहीं है। हाँ, गरीब तो खुद को मानते ही नहीं। पैदा हुए थे तो भी गरीब नहीं मानते थे। लाख 2 लाख इनकम लाख 2 लाख छोड़िए ना, 500-600 करोड़ उस हिसाब से। वही तो हम कह रहे हैं, ब्रैकेट में खुद को मानते ही नहीं है कभी। बचपन में भी नहीं बांधे थे। मैथमेटिक्स इसीलिए कमजोर है हमारा। याद है ना, बोर्ड मास में ब्रैकेट पढ़ना होता था। हाँ, ब्रैकेट में नहीं बांधे अपने आप को आज तक। इसीलिए हमारे लिए लिमिट हम सेट नहीं करते हैं। सबका होता है ना स्काई इज द लिमिट, हाँ, हमारा स्काई इज लिमिटलेस। सॉरी, स्काई इज लिमिटलेस। हाँ। इतना लिमिटलेस है, लिमिटलेस हो जा रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली। है। तो एक और आपके ऊपर एक और क्वेश्चन है मेरा, स्टेटस क्या है? रिलेशनशिप स्टेटस बताओ। ओ हो, ये ना पूछिए महाराज। बहुत चर्चा का विषय है, मेरा जानना चाहता है, लोग तो जानना चाहता है ना। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? निजी जिंदगियों के प्रश्नों के ऊपर जाना चाहते हैं? देखिए, रिलेशनशिप में मनोज मुंतशिर की एक लाइन हमें याद आती है केवल, कि
सलाम करते हैं रास्ते पे उस मुसाफिर को, वो जिसके पैरों में हर रोज छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं। बस बहुत अच्छा लगा। कुछ दरारें तो हैं। अच्छा, बस दरारें हैं, दरारें भरी है कि नहीं? नहीं, दरारें भरना नहीं चाहते हैं। अच्छा, हाँ exactly। मतलब एक स्टोरी है। हाँ स्टोरी है, अच्छा, बहुत जल्द स्टोरी पब्लिक भी कर दी जाएगी। अच्छा, डेफिनेटली हम एक किताब लिख रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा। एग्जैक्टली। अभी मतलब सिंगल स्टेटस ही ना? अभी क्या? करंट में स्टेटस सिंगल है। अब देखिए, अटल जी कहा करते थे मैं शादीशुदा नहीं हूँ और अफेयरों की चर्चा मार्केट में नहीं की जाती। बस अब ठीक है, अब इसका आप अब जवाब आप इसको अपने हिसाब से जो यूज करना है बेच लीजिए, इसको जैसे यूज करना है। आपको कंटेंट मिल गया, आपकी अब दुकान चलती रहेगी। वापस पॉलिटिक्स बेचने पे बात आप कर ही रहे हैं, तो बिहार में दारू बिकना बंद हो गया है। और अगर बिहार में दारू नहीं बिक रहा है तो सही बात है, और जिस शहर में या जिस जगह पे बिक रहा है वो गलत बात है। तो क्या आपको क्या लगता है इसमें? जब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं ना भारत का, उसमें सबसे हैप्पीएस्ट सिटीज के रूप में पुणे आता है। दारू बंद है वहाँ पे? नहीं है। नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली भी सबसे स्टेबल है, फाइनेंशियली तो स्टेबल है ही, सॉरी फाइनेंशियली भी स्टेबल है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी बहुत आगे है, एजुकेशनली भी वहाँ पे हब है एजुकेशन का, और सामाजिक तौर पे किसी प्रकार की अराजकता आपने नहीं सुनी होगी। रात के 2 बजे लड़कियां अकेले घूम रही हैं, उनको कोई सेफ्टी का इशू नहीं होता। बिहार में बंद है, रात में 9 बजे निकल जाए कोई ग्रामीण इलाके में। इतने स्मैकिए गैंग बिहार में सृजित हो चुके हैं कि केवल एक दारू बंद होने के कारण हमारे बिहार में बिना मतलब के नशाओं का और कई सारा रास्ता खुल चुका है। और ये बिहार की इकोनॉमी के लिए फ्यूचर के लिए, यूथ्स के लिए बहुत गलत है, बहुत डेंजरस है। डेंजरस भी कहना सही नहीं होगा, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर जहरीला कहें तो ज्यादा बेटर होगा। जहरीला है वो हमारे समाज के लिए और युवाओं के लिए। बोलो। इससे जो टैक्स आता था वो भी तो बंद हो गया, तो इसमें भी तो हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख में एक क्वालिटी 5 स्टार होटल नहीं है आपके बिहार में। आप ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी हर बात की बिहार में गलत था सिस्टम, मिल तो आज भी रहा है, ब्लैक में मिल रहा है। सब जानते हैं, पूरा बिहार नीतीश जी को छोड़ के जानता है कि बिहार में दारू बिकता है, पूरा बिहार में। हम सब जानते हैं, इवन हम सब ये भी जानते हैं कहाँ बिकता है। अरे डिनाई कर दीजिए, आंखों के सामने डिनाई कर दीजिए, वो अलग बात होती है, लेकिन हम सब जानते हैं कहाँ बिकता है, कितने रुपए में बिकता है, कितना कौन सा कंपनी का बिकता है, कौन सा डीलर कहाँ से क्या कर रहा है, किसके पास परसेंटेज जा रहा है। तो हम सब जान रहे हैं, पूरा बिहार जान रहा है, कौन पी रहा है ये भी जान रहा है, हर कोई जान रहा है। बस सरकार में नीतीश जी को छोड़ के, काहे कि वो धृतराष्ट्र की तरह देखना नहीं चाह रहे। वो ऐसे आंखों पे पट्टी बंद, अपना चश्मा लगा लिए हैं, पता नहीं ब्रांडेड होगा, फिर हम लोग तो गरीब लोग हैं, उनका वाला तो हम लोग, वो अमीर है ना हम लोगों से, उनका चश्मा अलग होगा। तो दारू बैन है, ये दिखता होगा, दारू बिक रहा है, नहीं दिखता होगा। होता है चश्मा में कि कोई नजदीक वाला दिखाई देता है, अच्छा दारू बैन है, दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल के खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है। चलिए, अगर आपको मौका मिला जाए कि बिहार में कुछ चेंजेस लाना है, आपको पावर भी दे दिया गया, तो आप क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे? किस सेंस की पावर की बात कर रहे हैं आप? कुछ, हाँ, एक दिन का सीएम। एक दिन में कुछ नहीं होगा, चाहिए नहीं। सपोज दैट एक महीना का सीएम। ये वही बात हो गई ना कि आप कहे कि आपको अगर बैट पकड़ा दिया जाए तो आप बैटिंग करके कितना मार लेंगे, लेकिन पिच पे नहीं उतरने देंगे। अच्छा, एक दिन वाले सिनेरियो में कुछ नहीं हो पाएगा, एक दिन वाले के हिसाब से। लेकिन सिनेरियो बदल देते हैं। हाँ, सिनेरियो ऐसे बदल देते हैं कि जैसे मीम्स में वायरल होता है कि एक पैरेलल यूनिवर्स में अगर आपको चीजें करनी है तो आप क्या कर रहे होते कि बिहार की स्थिति ये नहीं होती। और अतीत पे बात करके कोई फायदा भी नहीं है, वर्तमान को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या अभी है एजुकेशन। मेरा पहला काम होगा एजुकेशन के तरीके में चेंज लाना, एजुकेशन के तरीके को इंटरेस्टिंग बनाना, स्कूल्स को एक्टिव मोड में लेके चले जाना। स्कूल्स इनएक्टिव हो चुका है, कोई जाना चाहता है स्कूल, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बिहार में मैं ये मैंडेटरी करूंगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे।
नौकरी पसंद है आपको सरकारी, और सरकारी स्कूल खराब लगता है। मैंडेटरी ये करूंगा कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनको बिहार के अंदर प्राइवेट के किसी भी सेक्टर में जाकर के इलाज कराना अलाउड नहीं होगा। इलाज आप कराएंगे, कितनी भी बुरी स्थिति होगी, सरकारी अस्पताल में कराएंगे। अगला, सिस्टम सुधारने के लिए तरीका थोड़ा अलग करना पड़ता है। देखिए क्या होता है ना, घी है, जम गया है, तो ऐसे करेंगे नहीं निकलेगा, सीधी उंगली से भी नहीं निकलने लगा, टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकल रहा है, घी गर्म कर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा है, फिर आग को इसी में डालना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये हम लोग बहुत खराब स्थिति में हैं, तो वो करना पड़ेगा अभी। तो ये पहला हो गया। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर है बिहार का, जिसके प्रति लोगों के अंदर डर भय उत्पन्न हो चुका है, जो ये अपराधीकरण हो चुका है पूरे के पूरे बिहार का, इसको रास्ते पे लेके आएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? योगी जी की तरह नहीं कि एनकाउंटर बुलडोजर चूं करके दिखाए कोई। दंगा छोड़िए ना, रहना सिखाएंगे सबको, कैसे रहा जाता है। टीचर हैं, मैं अपने बारे में ये भी बता दूं, टीचर हैं, क्लास को शांत रखना आता है हमको। कितने भी बदल क्लास क्यों ना हो, क्लास आपको याद होगा, क्लास का सबसे जो ढीठ बच्चा होता था उसको मॉनिटर बनाते थे। और हमको अनुभव है 5 साल मॉनिटर रहने का, क्लास 6 से लेकर 10th तक, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा थेथर होता है, उस समय हम मॉनिटर थे क्लास में। 114 बच्चे थे हमारे क्लास में। तो ये याद रख लीजिए कि सबसे पहले तो ये करेंगे। 2, लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की जब हम बात करते हैं तो इसमें टू द एक्सट्रीम लेवल हम बात कर रहे हैं। जो चूं करेगा उसके लिए यमराज का दरवाजा खुला है, बस कोई डिस्कशन नहीं होगा इसके ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस राज्य की कोई महिला ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको रात को 3 बजे और 2 बजे भी अगर बाहर निकलना है तो उसको डर लगने लगे कि अरे बाप रे बाप, सड़क पे कैसे जाएंगे। उसको लगना चाहिए कि अगर हम चल रहे हैं और कोई हमारे साथ कुछ कर दिया तो उसको डर लगना चाहिए, उस दूसरे व्यक्ति को, अपराधी को डर लगना चाहिए कि भाई अब खैर नहीं है। अब यमराज आके कह भी देंगे ना कि तुम्हारा नहीं होने वाला है बुकिंग, तो यहाँ हो जाएगा। तीसरा, भ्रष्टाचार। ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन रखा है सारा सरकारी अस्पताल स्लिप ऑफ टंग है, सरकारी दफ्तर जितने हैं, सब के सब जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, इन अड्डों को समाप्त करेंगे। और सीधे एक तरीके से जितने भी लोग भ्रष्टाचार के रूप में दिखाई देते पाए जाएंगे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये हमारे राज्य का नियम होगा कि अगर आप भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो अगली 3 पीढ़ी आपकी सरकारी क्षेत्र में काम नहीं कर सकती। ये बिहार का नियम होगा। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रिय अपना बच्चा होता है। आप अपने लिए कुछ करिए ना करिए, बच्चों के लिए तो आप जान भी दे सकते हैं। करिए भ्रष्टाचार, फिर आपका बच्चा का भविष्य समझिएगा, कहीं नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी, हम मना किए हैं, समझिए आप। भाई जो समस्या जितनी निचले लेवल की है उसको उतने निचले लेवल पे जाके समाप्त करना पड़ेगा। आप कहिएगा कि बाथरूम जो है बहुत गंदा है, झाड़ू लगा देने से बाथरूम साफ हो जाएगा? गंदा बाथरूम तो बाथरूम के तरीके से स्वीप ही करना पड़ेगा बाथरूम में जाकर के। और आगे चलते हैं, ये हो गया। फिर मैं बाहर की कंपनियों से बात करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट, देखिए एक दिन में तो नहीं होगा, 2 से 3 साल इसको नॉर्मल करने में लगेगा। लेकिन जब तीसरा साल हमारे कार्यकाल का अगर शुरू हो, अगर 5 साल का कार्यकाल है, मैंने इसीलिए बोला था कि 5 साल का कार्यकाल बहुत जरूरी होता है, स्टेबल कार्यकाल। तीसरे साल में कंपनियां बिहार में आएंगी, जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, उन चीनी मिलों को शुरू कर दिया जा चुका होगा। तब तक फैक्ट्रियां बाहर से आएंगी, कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी। और जो कंपनीज, जो लड़के स्पेशली कॉलेजेस से पास आउट होने वाले हैं और अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से उनको समर्थन दिया जाएगा मूल्य के रूप में। और उनको अगर किसी प्रकार का लोन चाहिए तो उसकी गारंटर सरकार बनेगी, बिहार सरकार उसकी गारंटर बनेगी। और डेफिनेटली मेरा मानना है कि हो सकता है 10 में से 7 लोग असफल हो जाएं, 7 में से 5 लोगों की नीयत भी खराब हो, लेकिन 10 में से 3 अगर सफल हो गए ना, तो एक टाटा कंपनी जमशेदपुर की इकोनॉमी को चला देती है। तो 3 सफल हो गए और बिहार में 39 जिले हैं, तो हर जिले में 3-3 भी सफल हो गए, तो आप समझ लीजिए बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। 5 साल चाहिए होता है इतना करने के लिए। तो जैसे हम लोग आम आदमी अगर इतना समझ रखते हैं कि बिहार को इस तरीके से ग्रो करना चाहिए, ठीक है, तो क्या नीतीश कुमार को रोक रहा है कि वो इन सब चीज़ों के, इतना दिमाग तो उनके पास भी होगा कहीं ना कहीं, उनके टीम के पास इतना दिमाग तो होगा ही कि ये सब चीज़ करेंगे तो उनकी टीम के पास दिमाग है, इसमें क्या कोई दो राय उनको नहीं रोक है। रहा है?
नहीं, उनको क्या, मैंने फिर कहा था ना, काबिलियत का तो कभी भी प्रश्न है ही नहीं उस व्यक्ति के ऊपर जो इंजीनियर रहा हो। इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। हाँ, तो वो सब जानते हैं, जो आदमी कभी विधानसभा जीत कर नहीं गया, 17 साल से 18 साल से मुख्यमंत्री है, मजाक समझते हैं आप? बढ़िया बढ़िया लोग 10 साल मुख्यमंत्री नहीं रह पाते, और वो आदमी 18 साल से मुख्यमंत्री है, 19 साल में भी, टू बी प्रिसाइज, 2005 टू 2024, और अगले साल 20 साल हो जाएंगे। और 1995 में भी कुछ दिन के लिए, एक छोटे से हिस्से के लिए, 1991 में अगर हम गलत नहीं है, उस दौर में भी एक बार बने थे वो मुख्यमंत्री। इतने दिन मुख्यमंत्री रह लिए। टैलेंट तो है, काबिलियत तो है, बस केवल नियत का फर्क है। नियत नहीं है। नियत इसलिए भी नहीं हो सकती कि अब हमारा तो समय समाप्त हो गया, अब हम क्या ही करें बेटर। एक समय था जब नीतीश को बिहार सुशासन बाबू और विकास पुरुष के रूप में दिखता था। अब नीतीश कुमार जी आउटडेटेड हो चुके हैं बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से। अगर राजनीति में किसी को उतरना है, ठीक है, तो कोई भी उतर जाता है, चाहे वो 9th फेल हो, चाहे मतलब पास हो, जो भी हो। एक सिस्टम रहना चाहिए कि एक आदमी को इतना एजुकेटेड होना पड़ेगा तभी वो राजनीति में उतर सकता है। जैसा कि आपने कहा कि ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से एजुकेशनली, निश्चित तौर पे होना चाहिए। चपरासी बनने के लिए आपको कम से कम एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अग्निवीर 4 साल के लिए बहाली हो रही है, उसमें भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ला रहे हैं। मरेगा कि क्या होगा उसका कोई फिक्स नहीं है। क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं है ना, आपत्तिजनक है, प्रश्न चिन्ह के दायरे में है, कोई कितना भी डिफेंड कर लेके चले जाए। और आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं, जिसके अंडर में इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है आपके लिए। बिल्कुल होना चाहिए। नेशनल लेवल के चुनाव में हम सबसे बड़ा जो व्यक्ति चुन सकते हैं वो है सांसद, जो अभी लोकसभा के चुनावों में हम लोग चुन रहे हैं। बिहार के इलेक्शंस में या फिर राज्य के इलेक्शन में हम जो सबसे बड़ा व्यक्ति चुन सकते हैं वो होता है विधायक। और फिर अपने क्षेत्रीय स्तर पे हम नगर परिषद, पार्षद, अध्यक्ष, मुखिया, जिला पंचायत जो चुनते हैं वो। हर स्तर की सरकार, राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और कड़ा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इतना परसेंटेज मार्क्स आना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास कम से कम। विधायक के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर एक डिग्री होनी चाहिए कि इतना जरूर होना चाहिए। निचले लेवल पे आप कुछ छूट दे सकते हैं अगले 10-15 साल के लिए। फिर मैं कह रहा हूं अगले 10 साल दे सकते हैं, क्योंकि जो पिछली जनरेशन है जो 60-70 की है इस समय, शायद किसी कारणवश उनको अगर एजुकेशन ना मिल पाया हो, उनको कंसीडर करने के लिए दे सकते हैं 10-15 साल के लिए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी जा रहा है चुनाव, पैसा फेंक दे रहा है, वोट फेंक के खरीद ले रहा है और चुनाव जीत के चला रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और भारत जैसे लोकतंत्र जो अब विकसित होना शुरू हुआ है और इतने तेज गति से बढ़ रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप सोचिए ना कि आपकी गाड़ी 140 की रफ्तार में चल रही है और उसका एक ब्रेक फेल है, ऐसा आप कर सकते हैं क्या? ब्रेक फेल है लेकिन अगर गाड़ी 10 की रफ्तार से चल रही है तो ठीक है, चलेगा, लेकिन ये रिपेयर करने की जरूरत है। पूरे भारत में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और अब बिहार में भी इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, और ये नारा जोर शोर से चल रहा है कि अब की बार 400 पार, ठीक है। तो क्या लगता है 400 पार होगा कि नहीं होगा? जब आप बात करते हैं एनडीए 400 पार की, तो अभी प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में खुद ही बता रहे थे कि 350 का संख्या बल तो हम जीत के आए थे, और कुछ ऐसे भी दल थे जो हमारे समर्थन में रहे पिछले 5 साल, उनको अगर मिला लें, दक्षिण भारत की एक पार्टी YRCP और बीजू जनता दल उड़ीसा, तो हम ऑलमोस्ट 400 पार थे, 407 थे। तो यानी एनडीए 400 पार हो जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वो थे, आप देख ही नहीं रहे थे उस चीज को। लॉजिकली जो आप कह रहे हैं कि क्या बीजेपी 400 पार कर जाएगी, जो एक अलग नैरेटिव चल रहा है, क्या बीजेपी 400 पार लेके चली जाएगी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो बेल्ट बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रखता है ना, उस बेल्ट से अभी जो मुझे निजी तौर पे नजर आ रहा है कि बीजेपी अपने तौर पे, बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले जो 303 था कुछ बढ़ेंगी। और जब हम कुछ कहते हैं तो इस पे बहुत तो फिर आपत्ति करेंगे, बढ़ेंगी कैसे, घटना चाहिए, मोदी जी का पॉपुलैरिटी अब घटा ही होगा 10 साल में, वो अलग विषय है। मोदी जी की सीटें बीजेपी की स्पेशली 322 के अराउंड, 322-25 के अराउंड रहेगी। 350-360 के बीच में एनडीए की
जो सीटें हैं वो आएंगी। ये मेरा निजी तौर पे जो भी आकलन है, जो 111 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा संगठन है, जितनी भी चीज़ें हमें सूचनाओं के आधार पे प्राप्त हो पाई हैं उस आधार पर। जैसे हम लोग अभी बिहार में बैठ के अगर बात करें तो हम सिर्फ बिहार का ही बात करते हैं, बिहार में कितना सीट है आपके हिसाब से? बिहार में एनडीए 40 में समथिंग अराउंड 35। और मोदी जी पे ये आरोप लग रहा है अब कि डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं वो लेके आ रहे हैं, जो भी विपक्ष है वो समाप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी कि विपक्ष समाप्त हो जा रहा है। हमको ऐसा नहीं लग रहा है, लोग का कहना है। जिन लोगों को कहना है उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि विपक्ष समाप्त होते जा रहा है। भारत का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जहां विपक्ष कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। आप विपक्ष को नंबर्स में तोल रहे हैं तब समाप्त होते हैं। विपक्षी दल के नेताओं की स्थिति बेटर नहीं है। ये जितने परिवारवाद की फसलें हैं ये खराब होती दिख रही है, इसलिए आपको लग रहा है विपक्ष कमजोर है। विपक्ष परिवारवाद की फसलों का पर्याय नहीं है मान्यवर। विपक्ष किसी दौर में जब अटल जी की तरह हुआ करता था, अकेले बैठा करता था संसद में, तो कोई नहीं सोच सकता था कि ये अकेले बैठ करके चिल्लाने वाला युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और उसकी पार्टी एक दिन देश की इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी कि ये प्रश्न हो रहा होगा कि क्या जिस पार्टी के खिलाफ वो विपक्ष में थे वो पार्टी कभी विपक्ष से सरकार में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। मतलब डिक्टेटरशिप नहीं हो रहा है। निश्चित डिक्टेटरशिप है। आपको कहीं महसूस हुआ रोड पे चलते हुए एक झापड़ दे देता है कोई? नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन डिक्टेटरशिप था ना 1975 में था। इमरजेंसी लगा दिया गया, चुनाव हार गई इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। हाई कोर्ट ने उनके चुनावी नामांकन को रद्द कर दिया चुनाव जीतने के बाद कि आप सही तरीके से नहीं जीती हैं। हमने नहीं कहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए पूरे देश में संविधान को, पूरे देश के विपक्ष को अंदर जेल में डाला। डिक्टेटरशिप इसी को कहते हैं। नसबंदी की गई, लोगों को मारा गया, गौरक्षकों पे गोली चलाई गई, राम भक्तों पे गोली चलाई गई, उस दौर में आम आदमी पे गोली चलाई गई। पहली बार किसी लोकतांत्रिक देश में अपने लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी। और उसके बाद संविधान को बदल दिया गया। संविधान की प्रस्तावना, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसमें सेक्युलर वर्ड का जहर घोल दिया गया, समाजवाद का जहर घोल दिया गया। भारत समाजवादी देश नहीं है, भारत लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश को समाजवादी बना करके हम बिल्कुल वैसे ही कह देते हैं दैट आई एम अ लेफ्ट हैंडेड राइट हैंड बैट्समैन। सीधी बात है, कैसे हम लेफ्ट हैंडेड राइट हैंड बैट्समैन कैसे हो सकते हैं? हम लोकतंत्र हैं या समाजवाद हैं? समाजवादी लोकतंत्र हम नहीं हो सकते। ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा। दोनों अपने आप में बिल्कुल विरोधाभासी शब्द हैं। और जो ये आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम से रिलेटेड कि ईवीएम हैक हो जाता है, इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इस देश में, हमेशा से है। उसको निर्णय करने देते हैं, उनको तो इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती है। कांग्रेस चुनाव जीती ईवीएम पे, तब ईवीएम बेटर था। जिस राज्य में कांग्रेस चुनाव जीत जाए, जिस राज्य में विपक्ष चुनाव जीत के सरकार बना ले, वहां ईवीएम बढ़िया है। जिस राज्य में खराब है, जिस राज्य में हार गए उस राज्य में खराब है। ऐसा होता है क्या? नहीं। और अगर ऐसा है, मैं मान लेता हूं आपकी बात बिल्कुल सही है, तो इस देश में बैलेट पेपर का भी जमाना था। लोगों को लगा कि बैलेट पेपर गलत है, इसका बेटर विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। हाँ, मान लेते हैं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई इसमें कुछ डेविएशंस किया जा सकता है। जो प्रैक्टिकल साइंस समझता है वो कहता है कि हाँ पॉसिबल तो है, इट इज पॉसिबल टू एन एक्सटेंट कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं। और जब हम हैक कहते हैं तो हम उसके रिजल्ट को बदलने की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो अगर ऐसा है तो जो भारत में पदयात्रा कर रहे थे वो ईवीएम हटाओ यात्रा घोषित कर देते उसको। क्यों नहीं कर दिया आप? क्योंकि आप मानते हैं कि ये केवल चुनावी जुमला है। अभी से वो बेस बनाना तैयार कर चुके हैं कि 4 जून को क्या बोलना है, इसका नीचे से ना भूमि पूजन अभी से शुरू कर दिया जाए ताकि बिल्डिंग उस दिन तैयार कर दिया जाए 4 जून के दिन। और जो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, एक यूट्यूबर है, ठीक है, ध्रुव राठी करके, कि डिक्टेटरशिप, मैं उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता कि उनके ऊपर हम लोग चर्चा करें। बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं समझता। इतने बड़े देश में ऐसे ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं, एक पैसे की वैल्यू नहीं। विदेश में बैठ करके आप निर्णय करेंगे कि भारत की राजनीति किधर चल रही है किधर नहीं। उस जर्मनी में जहां पे डिक्टेटरशिप का उदाहरण खुद हिटलर पैदा हुआ था, क्या बात करते हैं आप? ये कोई तरीका होता है बात करने का? जर्मनी में बैठ करके आप डिसाइड करिएगा कि भारत का लोकतंत्र किस तरीके से चल रहा है, और इतना ही गलत लोकतंत्र आपको लगता है तो आकर के भारत के लोकतंत्र में कॉन्टेस्ट करके देख लीजिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, एक प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं वो।
फालतू की बकवास करके भारत के इलेक्शंस को लेफ्ट लिबरल नक्सल अर्बन गैंग के पैसों के तले बैठ करके वीडियोस बना करके उसको गलत तरीके से वायरल करा करके गरीबों को केवल और केवल फेक न्यूज के नैरेटिव में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ समझे हैं क्या भारत की जनता को? वैसे लोगों को मैं महत्वपूर्ण नहीं समझता। दुर्भाग्य है कि बिहार बोल रहे हैं, इंडिया के जो लोग हैं उनके वीडियोस को देख के बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं। प्रभावित नहीं होते हैं। तभी तो हमारे यहाँ फायदा जब है। आपने देखा होगा, जब सर्कस का शो चलता है ना, तो वहाँ भीड़ सबसे ज्यादा लगती है। तो इसका ये मतलब थोड़ी लोग प्रभावित हो गए, तो हंसने जाते हैं लोग। राहुल गांधी की रैलियों में लोग क्यों आते हैं? मजा आता है। एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। अब मोदी जी से ज्यादा इंटरटेनमेंट राहुल जी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एंटरटेनमेंट आपने आटा लीटर में बिकते हुए देखा होगा उनकी रैली। राहुल गांधी पे बात आ ही रही है, तो ये बताए कि कांग्रेस कितने सीट जीत रही है? देखिए, जब आप गर्त में गिर रहे होते हैं, वो भी ऐसा गर्त जिसका निचला हिस्सा फिक्स ही ना हो, तो फिर उसके ऊपर अंदाजा नहीं लगाया जाता कि वो कितना नीचे जाने वाला है। जब नीचे जा ही रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 100 सीटें जीत रही है कि नहीं? ने कहा ना कि जब आप गर्त में गिर रहे होते हैं तो उस गर्त का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब आप पूछ ही रहे हैं कि 100 सीटें, अगर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस 100 सीटें जीत रही है, तो ये मेरे खुद के आंसर का हिपोक्रेटिक आंसर हो जाएगा कि फिर भाजपा फिर कैसे 400 पार वाले नैरेटिव को सही कर पाएगी और 322 कैसे आ पाएगा। क्योंकि अगर भाजपा को 322 लाना है तो कांग्रेस किसी स्थिति में 100 सीटें नहीं जीत सकती है, और कांग्रेस 100 सीटें जीत रही है तो भाजपा किसी भी स्थिति में बहुमत भी नहीं लेके आ पाएगी। इसलिए मेरा उत्तर स्पष्ट है कि बीजेपी 322 प्लस सीटें जीत रही है, एनडीए 360-62 के बीच में 370 अप्रॉक्स, वो प्लस माइनस 5 सीटें हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो। कांग्रेस का जहां तक सवाल रहा तो उस पर कुछ गेस करना बिना मतलब की बात होगी। तो 30 सीट जीत जाए, 40 सीट जीत जाए, 50 सीट जीत जाए, मैक्सिमम 60 सीट जीत जाए, दैट्स इट। तो पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पे अब खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्टली आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा जो पहला प्रश्न था, क्योंकि इतना बड़ा सर्कल है तो घूम के वहीं आते हैं, कि क्या राजनीति में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर हमारे घर में कुछ समस्या है, अगर घर में खाना खत्म हो गया या फिर सब्जी खत्म हो गई, कौन खरीदने जाएगा? पिताजी तो जॉब करने गए हुए हैं, वो तो कमाने गए हुए हैं बाहर। माताजी अगर वहीं जाके थक आएंगी तो घर में खाना आप बनाएंगे? घर में खाना तो माताजी बनाएंगी। जो हमारा काम है, यानी घर का सबसे युवा व्यक्ति का दायित्व है कि घर का भोजन किस प्रकार से सही तरीके से और मेंटेन कैसे किया जा सके सिस्टम को, वो इंश्योर करे। राज्य भी हमारा घर है, देश भी हमारा घर है। अगर बिहार और भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में दिक्कतें हैं तो मान लीजिए कि ये दिक्कत और ज्यादा खराब होने वाली है, अन्यथा अब हम लोगों का दायित्व है कि इसके ऊपर काम करना अभी से शुरू कर दें। और बिहार में रहने वाले लोगों से, स्पेशली युवाओं से, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मेरा विशेष अनुरोध है कि किसी के झोला ढोने के काम को छोड़ करके अपना व्यक्तित्व निर्माण इस तरीके से शुरू करिए कि अब आगे आने वाला पथ किस दिशा में जाएगा, इसका निर्धारण करने का दायित्व आपका बन जाए। आने वाला 25 वर्ष भारत का वर्ष है, और इस दौर में अगर हम लोग पीछे रह गए बिहार के दृष्टिकोण से, यानी हम अपने सबसे गोल्डन पीरियड में अगर सबसे पीछे रह गए, तो मान लीजिए, ये लिख के ले लीजिए कि बिहार फिर कभी अपने बेस्ट दौर को वापस निश्चित तौर पे नहीं लेके आ पाएगा। इसलिए यही समय है, सही समय है। और वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, काम करो और मेहनत करते रहो तब तक, जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुमको प्राप्त न हो जाए। और वो लक्ष्य है जो बिहार नंबर 1 स्टेट इंडिया का था, वो बिहार इंडिया का नंबर 1 स्टेट इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली एंड सोशली, चारों तरीके से हो जाए।